आज के इस क्लास में हम 10वीं क्लास के पाठ 2 हिंदी 20 के दांत को पढ़ेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको अब किताब के अंदर प्रवेश करने से मना करूंगा, क्योंकि किताब रटते रटते पढ़ते पढ़ते आपका समय व्यर्थ होगा। कोई खास हानि लाभ आपको होगा नहीं। बस इस मेरे वीडियो को देखने के बाद आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है। एक संक्षेप के माध्यम से, सारांश के माध्यम से ये संपूर्ण पाठ के आईना आपके आंखों के सामने मैं रख दूंगा कि आखिर पाठ ये कहता क्या है। मुझे लगता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद इस वीडियो में आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आइए इस चैप्टर पर हम बढ़ते हैं। पहले इस पाठ का सारांश, 20 के दांत। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? 20 का दांत। ध्यान देंगे, 20 के दांत। बड़ा ही सोच समझकर लेखक ने इस चैप्टर का नाम रखा है, जो कि अंत में आपको मिलेगा। आइए अब देखते हैं सारांश इस पाठ का, क्योंकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आता है कि फलाना पाठ का सारांश लिखें, 20 के दांत पाठ का सारांश लिखें। तो मैं जितना बोलता हूं बस उतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आइए अब समझेंगे कि सारांश क्या है। सारांश का अर्थ क्या होता है? सारांश का अर्थ होता है बड़े कहानियों को छोटा रूप दे देना। अर्थात मान लेते हैं कि कोई कहानी 10 पेज में है, तो उसे 2-3 पेज में लिख लेंगे, लेकिन उसका वो भी 2-3 पेज का अर्थ वही होना चाहिए जो कि 10 पेज में है। ठीक है। अब आइए इस कहानी के सारांश पर हम नजर डालते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। इस कहानी के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। कौन? नलिन विलोचन शर्मा जी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। कहाँ? तब पटना के बद्दरघाट में। याद रखिएगा, पटना के बद्दरघाट इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी पंडित रामावतार शर्मा थे और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। एक कहानी है 20 के दांत। इस कहानी के माध्यम से शर्मा जी हमें ये बताना चाहते हैं कि अधिक दुलार और प्यार के कारण बच्चे भटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, अपने माता पिता के वश से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए बच्चे को दुलार कीजिए, लेकिन एक सीमा के अंदर, ज़्यादा उसे छूट मत दीजिए। इस कहानी के माध्यम से वो ये भी बताना चाहते हैं कि समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी किस तरह फैले हुआ है, ये सभी प्रकार से ये हमें बताना चाहते। इस कहानी में एक सेन साहब हैं जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं। इन्हें अपने घर पर बहुत ज़्यादा घमंड है, क्योंकि उनका घर था ही ऐसा। जब फैक्ट्री के मालिक थे तो रुपया पैसा की कमी होगा नहीं, तो बड़े ही शानदार हवेली अपने लिए बनवाए थे। और उन हवेली की तरफ देख देख कर उन्हें अपने आप में एक, नहीं होता है कि घमंड आ जाना कि मेरी हवेली जैसा किसी का नहीं है। उन्होंने एक चमचमाती कार भी खरीदी थी, जिसका रंग काला रंग का था। उसे अपने कार पर भी बड़ा घमंड था। सेन साहब गरीबों का हित कभी नहीं चाहते थे। उस कार का नाम भी मैं बता देना चाहता हूं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सेन साहब का कार का नाम क्या था, तो सेन साहब का कार का नाम एस्ट्रीमल इंजन था। याद रखिएगा, क्या था? एस्ट्रीमल इंड, एस्ट्रीमल इंड था। ठीक है। जिसका दाम
7,500 था। 7,500। अभी आप सुनकर हंसिए कि 7,500 का कार कैसा होगा। तो भैया आज का ये दाम नहीं है, ये बहुत पहले का दाम है। ये 7,500 आज का लगभग 20 लाख से ज़्यादा का होगा। ठीक है। तो सेन साहब के एक पुत्र था तथा 5 पुत्रियां थी। पुत्र का नाम कासू था, जिसे प्यार से वे लोग खोखा कहा करते थे। उसके लिए घर के सारे नियम अपवाद थे, क्योंकि बेटा एक था। ऐसे भी कहा जाता है कि एक बेटा वाले, जिनके पास एक बेटे होते हैं, वो शायद बड़ा मुश्किल से कोई बड़ा आदमी बन पाता है, क्योंकि उनको दुलार ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे कहा जाता है, लेकिन बात ऐसा नहीं है कि एक पुत्र भी बहुत अच्छा कर सकता है, बशर्ते कि उसके माता पिता का बेहतर गाइडेंस हो। तो न तो दुलार के माध्यम से ही बेटे को बिगाड़ दीजिएगा तो भुगतेगा कौन? बेटे के साथ साथ आप भी भुगतिएगा, जैसे कि सेन साहब को हुआ। तो सेन साहब इतना लाड़ प्यार करते थे उससे, या उनकी पत्नी जो थी, कि अपने बेटे को किसी भी गलत काम करने से वे लोग रोकते नहीं थे। वहीं उनकी 5 पुत्रियां भी थी। किनकी? सेन साहब की 5 पुत्रियां जो थी, वो एक कठपुतली के समान उन्हें रखा जाता था। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ खड़ा रहना है, कहाँ बैठना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, ये अपने बिना माता पिता से पूछे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। किंतु वहीं कासू, उसे कोई रोक टोक नहीं था, घर में कहीं भी आ जा सकता था, किसी के साथ झगड़ा कर लेता था, किसी के गाड़ी फोड़ देना। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके मित्र लोग आए हुए थे, उनके गाड़ी का हेडलाइट ही तोड़ दिया। वो लोग कंप्लेन किए कि सेन साहब आपके बेटे ने मेरे गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दिया। तो देखकर हंस रहे हैं कि वाह, आप समझते नहीं हैं कि मेरे बेटे में इंजीनियर बनने की संभावना है। अब बताइए, ये बिगाड़ना नहीं हुआ, उसे डांटना चाहिए कि भाई गाड़ी क्यों तोड़ दिया। तो कह रहे हैं कि फोड़ कर वो देखना चाहता है कि आखिर उसमें बल्ब लगा कैसे, उसमें तार का कनेक्शन आया कैसे। ऐसी ऐसी बात थी। उसके लिए घर के सारे नियम अपवाद थे। अपवाद कर समझते हैं ना, उसे छोड़कर बाकी लोग उस नियम को मानेंगे। कहीं आना जाना कोई मतलब नहीं है। बाप भी थे या माँ थी, वो पूछ नहीं सकते थे। इतना तक वो बिगड़ गया था कि भाई कासू तुम कहाँ गया था? अरे वह कहीं जाए, आपको उससे क्या मतलब? चुप हो जाना। माँ भी चुप हो गई, बेटा भी चुप, बाप भी चुप हो गया। अब बेटा को मन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब देखिए आगे फिर उसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि वो एक बिगड़े हुए बाप का ही बिगड़ा संतान न था। बाप को अपने धन दौलत सब पर घमंड था, तो ठीक वो बेटा भी तो बाप के रास्ते पर ही चलेगा। वे लोग भविष्य में खोखा को इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, खोखा में। ठीक है। इस कहानी में एक गरीब गिरधर लाल है, जिनका बेटा मदन है। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में ही एक किरानी के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें मुश्किल से अपने घर चलाने के लिए कुछ पैसे मिलते थे। लेकिन मदन एक स्वाभिमानी लड़का है। एक बार की बात है कि मदन उस काले चमचमाती हुई कार को छूना चाहता था। अभी छुआ भी नहीं था, तब तक ड्राइवर पहुंच गया। ड्राइवर को शोफर भी कहा जाता है। ड्राइवर पहुंच गया और मदन को धक्का मारकर गिरा दिया। मदन सड़क पर गिर जाता है, उसके घुटने से खून निकलने लगते हैं। बेचारा छोटा बालक था, उसका ड्राइवर धक्का दे दिया, पैर और फूट गया उसका। फिर झूठा आरोप लगाकर मदन के पिता से ही उसकी जमकर पिटाई करा दी जाती है। अपने बेटा को पीटता है गिरधर, लेकिन वो समझ रहा है अंदरूनी रूप से कि मेरे बेटे के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ही टुकड़ों पर पल रहा था, उनके फैक्ट्री में काम कर रहा था,
तो तंग आकर अपने ही बेटा पर अपना गुस्सा उतारता था। एक बार मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। लट्टू समझते हैं ना, गांव में अधिकांश ये लट्टू की खेल होती है। तो लट्टू खेल रहा था, वहाँ भी कासू पहुँच गया कि भाई लट्टू मुझे भी खेलना है। अब तो मदन देखते ही उसको जल भुन गया कि भाई इसी के पिताजी ने मुझे पिटवाया था, इसके शोफर ने, इसके ड्राइवर ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया, इसे तो मैं लट्टू नहीं खेलने दूंगा, चल भाग यहाँ से, तुझे यहाँ लट्टू नहीं खेलना है। अब तो आओ ना देखा ना ताव देखा, अब जनबे करते हैं धनी बाप का बिगड़ैल बेटा था वो। और बिना पूछे ही मदन को वहाँ 2-4 घूसा खींच दिया। अब ये भी तो मदन भी तो कोई बड़ा नहीं था, बच्चा क्या जानता है कि धनी क्या होता है, गरीब क्या होता है, हम गरीब हैं कि धनी हैं, बच्चा तो बच्चा होता है। 2-4 गुस्सा खाने के बाद इसको भी गुस्सा आया और जोरदार शॉट मारा उसके मुंह पर। किसके मुंह पर? कासू के। और एक फाइट में ही उसके बाहर वाले सामने वाला दोनों दांत बाहर निकल जाता है। अब देखिए वहाँ मदन को अब डर लग गया कि भाई उस दिन तो मैंने गाड़ी छुआ तक नहीं था, फिर भी घर पर उतना पिटाई हुई, लेकिन आज तो मेरे पिताजी मुझे बकसने वाले नहीं हैं, आज तो और जोर की पिटाई होगी। उसके पिताजी के पास ये सूचना पहुंच चुकी थी। अब शाम में डरते डरते वो अपने घर पहुंच रहा है कि आज तो पिताजी के हाथ से मुझे खानी ही खानी है। डरते 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 वो चुपचाप अपने पिताजी के पास पहुंचता है। लेकिन आश्चर्य, उसके पिता उसे पीटते नहीं हैं, पीटने के बदले दौड़कर अपने बेटा को गले से लगा लेते हैं, अपने सीने से चिपका लेते हैं। आखिर क्यों? और बोलते हैं कि वाह बेटा, आज तूने विष के दांत तोड़ दिया। वाह, क्या तोड़ दिया? तो विष के दांत तोड़ दिया। आखिर क्यों? क्योंकि शुरू से ही उसके पिता की बेइज्जती होती थी। पिता अपना बेइज्जती तो सह सकता है, लेकिन एक पिता के सामने कोई पुत्र को अपमानित करे, उसे हाथ लगा दे, मार दे, तो ये पिता के सहने योग्य नहीं है। और आज उसने नौकरी को भी त्याग दिया था कि मुझे नई नौकरी करनी है, मुझे एक स्वाभिमान के साथ जीना है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है कौन सी? तो विष के दांत। ठीक है, ये सारांश कैसा लगा आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, इससे संबंधित मैं कुछ ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ, और यदि ध्यानपूर्वक इस सारांश को आप सुने होंगे तो आपको इस ऑब्जेक्टिव में अब कहीं से प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखते ही आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पहला प्रश्न कह रहा है कि विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ देखिए, विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है, विष के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो क्या है? एक कहानी है। विष के दांत कौन सी है? तो एक कहानी है। ठीक है, आगे बढ़िए। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? मैंने शुरू में ही बताया था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ? तो पटना के बद्दरघाट। याद रखिएगा इसको, पटना के बद्दरघाट। ठीक है, चूँकि एक पटना जिला के हैं, अपने बिहार का हैं, और ये जन्मजात भोजपुरी भाषी हैं। कौन? शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो लेखक पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बने थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो निश्चित रूप से निम्न वर्ग का नहीं होगा,
उच्च वर्ग का भी नहीं होगा और व्यापारी वर्ग का नहीं होगा। ये मध्यम वर्ग के साथ जो भेदभाव ऊंच नीच किया जाता था, तो उसी के अंतर विरोधों को ये उजागर करती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है खोखा किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा इसको, खोखा बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का? बांग्ला भाषा का शब्द है। 7 नंबर प्रश्न है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये तो सबको आप लोग जान चुके हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। ठीक है। कितनी? 5। इसमें से कोई भी बालक यदि इन लड़कियों का नाम जानता हो तो बता सकता है कमेंट करके। ठीक है। 5 लड़की का नाम आपको कमेंट करके बताना है। बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि खोखा का नाम क्या था? खोखा किसका नाम था? सेम चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, कुछ उच्चारण में अंतर है। कीसु, कुसु, कासु और केसु। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कासु। आइए प्रश्न नंबर 9 है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये भी मैंने बताया कि सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ऑप्शन डी। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल आपको मैं बताया हूं कि वह कौन था? मदन का पिता था। किसका पिता था? मदन का पिता था गिरधर लाल, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम किया करता था। 11 नंबर प्रश्न करा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन की पिटाई कौन करता था? क्या उसकी माँ करती थी, सेन साहब करते थे, या खोखा करता था, या उसके पिता? तो जी नहीं, उसका शिकायत उसके पिता के पास जाता था और पिताजी ने ही अपने पुत्र को पिटाई करते थे, अर्थात उनके पिता ही उसे पीटते थे। 12 नंबर प्रश्न, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी? याद रखिएगा कि ज़्यादा उम्र नहीं थी, अभी वो छोटा बच्चा था, वो मात्र 5 से 6 साल का बच्चा था। कौन? मदन। ठीक है। कासु मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपकी एक नज़र काफ़ी है। ठीक है। वो किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू में। क्लियर। 15 नंबर प्रश्न कराए मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत, एक फाइट में 2 दांत, और वो भी अगल बगल का नहीं, ठीक सामने वाला दांत तोड़ा था। कितना? 2। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ये भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है। 17 नंबर है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? ये भी मैंने आपको बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500। कितनी? 7,500। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना के किस स्थान पर हुआ? कई बार बताए हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना के बद्दर घाट में हुआ था। कौन घाट? बद्दर घाट। ठीक है। आइए 19 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां जितनी सीधी साधी हो वो ठीक है, कहीं नहीं जाती हो वो ठीक है, अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं करती हो वो ठीक है। क्या इस समाज का यही समानता है कि लड़कों को कुछ और प्यार दीजिए, लड़कियों को कुछ और प्यार दीजिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लड़के आपसे घुल मिल कर
आपसे सामने होकर अपने दिल की बात बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से लड़कियां भी आपसे बोल सकती है, अपनी बात बता सकती है, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आपको बाध्य कर सकती है। ऐसा होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि लड़कियां क्या कठपुतली है, और इसी किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को, सेन साहब और मिस्टर सेन साहब और मिसेज सेन साहब को, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका नाम कहीं चर्चा में नहीं है, तो मिसेज सेन साहब कहिए। ठीक है। आगे प्रश्न करा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो दूसरा कौन था? वही तो था, खोखा, जिसे क्या कहते थे? कासू कहते थे। ठीक है। वो कभी गाड़ी का पंचर करता था, कभी गाड़ी की हेडलाइट को तोड़ता था, फिर भी उसके माता पिता को लगता था कि वो इंजीनियर बनने की संभावना को ही उसमें तलाश रहा है। क्या जी? 21 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? खोखा, खोखी। देखिए, दो शब्द इसमें आया है, खोखा और खोखी। ये बंगला शब्द है। खोखा का अर्थ होता है बंगला में बेटा, और खोखी का अर्थ होता है बेटी। ठीक है। तो चूंकि ये आँखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना, ये मुहावरा भी है, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो क्या मदन तो प्यारा था ही नहीं, कि वो गिरधर का बेटा था, उसे लोग देखना ही पसंद नहीं करते थे। कार को भी वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी आँख का तारा कौन था? उसका बेटा खोखा, कासू। ठीक है। खोखा के दांत किसने तोड़े? इसमें पूछने वाली बात है। मदन ने। किसने तोड़े? तो मदन ने। 23 नंबर प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी? ये सेन साहब की पुत्री थी। किसकी? सेन साहब की ये पांचों पुत्रियां थी। ठीक है। जब सेन साहब की पुत्रियां थी तो बहन किसकी हुई? देखिए, जब सेन साहब की पुत्रियां थी तो बहन किसकी हुई? तो निश्चित रूप से खोखा की बहन हुई, क्योंकि खोखा सेन साहब के पुत्र थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24वां प्रश्न कर, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? किसका होगा? जो बाप होगा उसी का होगा। तो खोखा का बाप कौन था? सेन साहब। वो खोखा में कौन सी की संभावना देखते थे? इंजीनियर बनने की। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, 25वां प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में, बहुत भी प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इस पर बड़ा ही केयरफुल होकर सुनिए कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? पाठ का नाम बताना है, लेकिन सबसे ज़्यादा VVI है, ये सप्रसंग व्याख्या में भी पूछ देता है कि व्याख्या कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि 2-3 परिवार हैं जो एकदम गरीब है, एक गरीबों का समाज है। ठीक है। और सारे लोग निर्भर हैं, डिपेंड हैं किस पर? किसी बड़े आदमी पर। उसके खेतों में काम कर रहे हैं, उसके फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उसके घर नौकर हैं। तो निश्चित रूप से एक होकर ये लोग नहीं लड़ सकते हैं। एक होकर ये लोग नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पेट, अपने बाल बच्चों, अपने जीवनचर्या, इस सब पर ध्यान देना है। वो जानते हैं कि मैं उनसे झगड़ा करूंगा, लड़ूंगा तो जाऊंगा कहाँ? काम करता हूँ उन्हीं खेतों में, घर बनाए हूँ उनकी जगहों में, जिसके डर के मारे वे लोग झगड़ा नहीं करते हैं। यदि कोई इसमें से निकलकर अपने अधिकार को खोजता है, मांगता है, लड़ने का प्रयत्न करता है, तो उसके समाज का कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देगा। वो सारे कोई उसी का चुंगला बन जाएगा, उसी का पिछलगू बन जाएगा। किसका? बड़े आदमी का। तो क्लियर हो रहा है
कि महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में हमेशा महल वाले जीतते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य झोपड़ी वाले भी महलों का साथ देते हैं, महल वाले का ही साथ देते हैं, अपने झोपड़ी वालों का साथ नहीं देते हैं। ठीक है, तो किस पाठ से है? तो 20 के दांत पाठ से। ठीक है, ये 25 प्रश्न सारांश के बाद आपको कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे भी बेहतर वीडियो आपको नेक्स्ट मिलता रहेगा। ठीक है, आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नियमित रूप से रेगुलर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आपको किसी प्रकार की किताब में ज़्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही संक्षेप में हम एकदम सरल भाषा में आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। केवल हिंदी नहीं, प्रत्येक विषय की जानकारी आपको दूंगा। बस हमसे जुड़े रहिए आप। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।